बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौमी सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो गैर मुबहम सा हो गया है, अवाम है, कन्फ्यूजन है, पता नहीं चल रहा क्या कुछ होने लगा है, क्या कुछ होगा, और जो होगा क्या वो उस तरीके से हो पाएगा जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इस वक्त की सबसे अहम धमाका, सबसे अहम खबर, सबसे अहम बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत वक्त ने जो है वो फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी जो है वो लगवाई जाए। तो आया तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर लगी भी सही तो वो कितनी कारगर होगी, क्या पाबंदी लग भी सकती है, नहीं लगेगी, कैसे लगेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अदालती जो चीज़ें चल रही हैं, जो अदालत में सहूलतकारी चल रही है, उसके भी तनाजुर में देखेंगे कि आया ये पाबंदी बाकी कारगर रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाबंदी ही जो है वो कलअदम करार दे देगी या पाबंदी नहीं लगने देगी। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो अहम चीज़ है समझने वाली है आप व्यूवर्स के लिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इसमें फ्रीक बनेगी। फ्रीक क्या बनेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद फैसला करेगी पाबंदी का। मतलब है वफाकी हुकूमत जो भी फैसला करे, आखिरी जो फैसला कुन मरला है वो सुप्रीम कोर्ट में तय किया जाना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो यूं कि आइन के आर्टिकल 17 में पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदी लग सकती है। आइन का आर्टिकल 17 जब पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग की बात करता है और कहता है कि हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपने नाम की सियासी जमात रजिस्टर्ड करा सकता है, वहीं वो ये भी डील कर रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान यानी कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़, मुल्क की बका के ख़िलाफ़ काम करे या उस पर फॉरेन फंडिंग साबित हो। ये बात थोड़ी समझने वाली है, फॉरेन फंडिंग वाली, ठीक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। भारत और इसराइल की फंडिंग वो मैंने साबित नहीं की, आपके सामने इलेक्शन कमीशन में ये पूरा एक केस था और जिसमें ये साबित हुई थी। इसराइल और भारतीय फंडिंग भी इसके पास है। तो भारत ये उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ आइन के आर्टिकल 17 की, उसके मुताबिक अगर फॉरेन फंडिंग साबित होती है, मुल्की सालमियत और उसकी बका के ख़िलाफ़ वो काम करती है, तो उस पर पाबंदी लगने का भी मैकेनिज़्म ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है। वो मैकेनिज़्म क्या है कि पाबंदी के हवाले से वफाकी कबीना डिस्कस करेगी। वफाकी कबीना ने जो है वो अगर मंजूरी दे दी कि जी ये जो चीज़ें आई हैं ये सारी ठीक हैं और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो वफाकी कबीना की मंजूरी के 15 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस मूव किया जाना है जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे सुप्रीम कोर्ट, अब आपको पता चल गया वो सुप्रीम कोर्ट जो इस टाइम पॉपुलिस्ट अप्रोच की जो है वो दिलदादा बनी हुई है और पॉपुलिस्ट अप्रोच को प्यारा करते हुए उसने आइन को एक तरफ रख दिया। ये मखसूस नशिस्तों का केस आपके सामने है, इसमें जो है वो टोटल पॉपुलिज्म हो गया, पॉपुलिस्ट अप्रोच पर दबाव जो के दबाव पे जो ये फैसला किया गया आपके सामने। इसमें आइन का तो फैसला नहीं है, यानी कि वो फ्रीक जिसने जो इसमें था ही नहीं, जिसने रिलीफ ही नहीं मांगा था उसको रिलीफ दिया गया, जो रिलीफ मांगने गया तो उससे उल्टे उसके अरकान लेके वो उनको टाइम दे दिया कि 15 दिन के अंदर ये पीटीआई को ज्वाइन करें, और 15 दिन का टाइम भी कैसे आइन में उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जो इस टाइम जिसने यानी कि वो उसमें बैठे हुए जजेस ने अपने चैम्बर को, जो जज बैठता है कोर्ट के अंदर तो वो कोर्ट रूम है, फिर आगे उनके चैम्बर्स होते हैं जहाँ पे वो जुडिशियल वर्क करते हैं, वो चैम्बर्स उन्होंने ओपन कर दिए हैं कि तहरीक इंसाफ को कोई भी मसला दरपेश है वो वहाँ पे अप्रोच कर सकती है। और वो सुप्रीम कोर्ट जो अपने ही फैसले के अंदर, मखसूस नशिस्तों के फैसले के अंदर तहरीक इंसाफ को जो है वो एक न सिर्फ पोलिटिकल पार्टी बल्कि एक आइनी पार्टी डिक्लेयर करते हुए उसको पार्लिमानी पार्टी भी कह रही है, जिसकी पार्लिमान में जिसकी चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है, जो इलेक्शन ही जिसने अपने इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं कराए थे, तो उसको जब एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक उसको आइनी पार्टी मान लेती है, उसको जो है वो पार्लिमानी पार्टी मान लेती है, तो आया वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेफरेंस पे क्या राय देगी, ये बड़ी अहम बात है आपकी समझने की। आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं
कि कैसे होगा, क्या अगर ऐसा होता है फिर होता क्या है कि रेफरेंस तैयार होता है। रेफरेंस तैयारी के बाद सदर मुमलिकत जो इसमें डाकखाने का रोल प्ले करेंगे, वो सदर मुमलिकत की जानिब से रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा और उस रेफरेंस में ये मुद्दा इख्तियार किया जाएगा कि इस पर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई, 9 मई वाला वाक़या हो गया, इसने मुल्की सालमियत के खिलाफ। यूँ तरीके इंसाफ पर पाबंदी का अगर हम केस देखें तो वो केस इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, मजबूत केस है, लेकिन जो है वो सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भी दे भी दिया तो क्या वो जज जो तहरीके इंसाफ को आइनी जमात भी मान रहे हैं, उसमें पाबंदी भी ख़त्म कर रहे हैं, उसको जो है वो आइन के बरखिलाफ़ उसको रिलीफ भी दे रहे हैं, क्या वो पाबंदी के हक़ में होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे एक और अहम मैटर सामने आएगा, वो ये आएगा कि ये फिर रेफरेंस अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गया तो उस पर जो है वो बैठेगी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी जो बेंच तश्कील देगी कि इस रेफरेंस के लिए क्या कौन सा बेंच होना चाहिए, कौन से जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। अब उसमें 3 जजेस ने फैसला करना होता है, चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 2 सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज हैं। अब यहाँ पे आ जाए काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस हो गए, उनके साथ जो 2 सीनियर जजेस होंगे वो भी आप देख लें, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो तो पॉपुलिस्ट अप्रोच के हैं, वो तो तरीके इंसाफ को प्यारे हो गए, ठीक है। वो तरीके इंसाफ को जब प्यारे हो गए तो वो ऐसा बेंच बनाने के लिए काजी फैज़ ईसा को प्रेशराइज करेंगे। काजी फैज़ ईसा तो अक़लियत में चला गया, क्योंकि ये 3 रुकनी कमेटी ने अगर बेंच की तश्कील का जो फैसला करना है, ये तो वो कहेंगे कि इसमें वो जजेस होने चाहिए जो तरीके इंसाफ की सहूलतकारी कर सके। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यानी ये तो वो फैसला करेंगे कि भाई ये जो हमने पहले फैसला कर रखा है जिसमें हमने पीटीआई को आईनी पार्टी माना हुआ है, पीटीआई को हमने पार्लिमानी पार्टी माना हुआ है, ये वो जजेस हों जो उनकी राय ये हो, और ये जो रेफरेंस सदर मुमलिकत की जाने से भेजा गया इसको जो है वो नल एंड वाइड कर दें या पाबंदी का फैसला ना किया जाए। वो तो यही कोशिश करेंगे और उनकी ये कोशिश होगी कि उस बेंच में वो लोग बैठें। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है के तहत जो कमेटी है, इस कमेटी में तो भाई ये जजेस इनकी अक्सरियत है, तो यूँ ये गालबन इम्कान मौजूद है कि बेंच ऐसा तश्कील दिया जाएगा जो 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 है पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जजेस होंगे या वो जजेस होंगे जिनकी तहरीक इंसाफ को की सहूलतकारी करने वाले जजेस होंगे। तो इसी वजह से गालबन इम्कान यही है कि विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट प्रिपरेशन अगर ये रेफरेंस भेजते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चूँकि इसमें हतमी होता है और सुप्रीम कोर्ट अगर ये उठा के बाहर फेंक देती है इनका रेफरेंस और वो पाबंदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देती है तो फिर तो हुकूमत गंदी भी हो गई और फिर पीटीआई की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये चीज़ देखने के काबिल है। और दूसरी चीज़ ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद को ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि जब आप इतना बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हो तो क्या आपने अपने इत्तेहादियों को इत्मीनान में लिया। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक इत्तेहादियों को फैसला इत्मीनान में नहीं लिया गया और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं। भाई हमसे तो डिस्कस ही नहीं किया कि हमें तो पता नहीं है कि मामला चल क्या रहे हैं। ये भी बड़ी अहम बात है। ये चीज़ें भी सोचने से ताल्लुक़ रखती हैं कि जब आपको पता है कि आप बिसाखियों पे खड़े हो और इत्तेहादियों की बिसाखियों पे खड़े हो तो उनको तो इत्मीनान में लो। तो यूँ अब नज़र आ रहा है कि एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका इस तरीके से साथ नहीं देगी और फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त तक साथ नहीं देगी जब तक उन्हें ये श्योरिटी ना हो जाए, उनके पास ये कैलकुलेशन ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेफरेंस को उठाकर बाहर नहीं फेंकेगी। अगर वो रेफरेंस को उठाकर बाहर फेंकती है तो ये तो सब गंदे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये पॉलिटिकल खेल ऐसे तो नहीं होता ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यूँ जो है वो मुझे तो अब ये बैल भी मुंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रही। अगरचे केस बहुत स्ट्रांग है लेकिन आपको पता है कि जब केस स्ट्रांग है तो आपके सामने चीज़ें हैं कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस कुछ भी नहीं होते थे, हवा में खड़े हुए केसेस थे, लेकिन उनको सजाएं भी मिलती रही और वो जेलें भी काटते रहे। दूसरी तरफ ये वहद प्यारा है, वहद अनोखा लाडला है कि जिसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केसेस हैं लेकिन वो सारे हवा में उड़ा दिए जाते हैं और उसको रिलीफ मिल जाता है। सैफर जैसा केस खुद आपके सामने, उसमें भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, मंसूर अली शाह वाले बेंच ने ही जो है उसकी जो है वो कंप्लीट जस्टिस और पॉपुलिस्ट अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दिया था, ज़मानतें मंजूर की थी, जिसके बाद पूरा का पूरा केस बढ़ गया ना, मैं बतौर मरवत की ज़बान में कि पूरा का पूरा केस बढ़ गया। तो इसी वजह से अगर ये रेफरेंस भी दायर होता है तो कहीं ये
रेफरेंस भी ना बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। लेकिन अब हुकूमत के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो जो है आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे। अब वो एक लीगल प्रोसीजर है और आर्टिकल 6 के हवाले से तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं कि जो अप्रैल वाला मैटर था जिसमें आइन तोड़ा गया था तहरीक अदम एतमाद के वक्त डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे, उस पर उन्होंने कहा था आर्टिकल 6 की कार्रवाई। लेकिन हुकूमत को अब क्यों याद आ गया? इनको तो पहले ही करना चाहिए था ये सारे मामलात। अब जब सर पुल से ऊपर पानी आ गया तो या सर के ऊपर से पानी क्रॉस कर रहा है तो अब इनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। बात यह है कि यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी अपनी मंजी तले डांग फेरनी होगी, उसको भी अपने मुशीर कानूनी मुशीर चेंज करने होंगे। ऑलरेडी उनकी गलत राय की वजह से, गलत फैसलों की वजह से मखसूस नशिस्तों में हुकूमती इत्तेहाद 2/3 खो चुका है। अब अगर ऐसे फैसलों की गुंजाइश नहीं है ऐसी राय की, उनको स्ट्रांग और ऐसे बंदे लगाने चाहिए खासकर कानूनी और आइनी जो मैटर्स हैं उस पर कि जो है चीज़ों की समझ बूझ और विजडम रखते हों। ये नहीं है कि वो हुकूमत वो गलत राय दें और फिर हुकूमत ही फंस जाए जैसे यहाँ पे फंसी है। तो अब ये मामलात जो हैं ये हैं। और एक बात, एक और ऑप्शन भी है इनके पास, अब देखते हैं वो क्या है कि मंजूर वसान, पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान ने कहा कि मुझे ख्वाब आया, वो ख्वाबों के वाले से बड़े मशहूर हैं कि मुझे ख्वाब आया कि ये जो है पोलिटिकल क्राइसिस का एक ही सलूशन है और वो सलूशन पे ये है कि 2-3 माह के अंदर, अब ये 3 माह बड़े अहम है बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 माह पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के लिए, सियासी मंजरनामे के लिए बहुत ही अहम है। तो उन्होंने कहा मुझे ख्वाब आया है और उस ख्वाब के मुताबिक ये चीज़ें हैं कि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो तो चलती रहेंगी या और 3 माह के अंदर हो सकता है वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली तहलील कर दें और कौमी असम्बली के नए इंतखाबात फिर जाके ये क्राइसिस ख़त्म हो सकता है। अब क्या वो भी कोई ऑप्शन है या नहीं है? अगर वो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना कारगर होगा? तो बहुत सारी चीज़ें अब सोचने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ की रीब्रांडिंग हो रही है। बात यह है कि जब हम इदारे की बात करते हैं तो इदारों का खलूस हमें नज़र नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ हुई हैं, समझौता हुआ है। वरना देखिए सिंपल सी बात है, जरदारी के ख़िलाफ़, जरदारी जब जेल में थे या नायब की कस्टडी में थे तो उनको अद्वियात तक नहीं जाने दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये अनोखा लाडला जिसको मुर्गे मुसल्लम, देसी घी और पता नहीं क्या कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो हमें शक पड़ रहा है कि इसकी रीब्रांडिंग हो रही है और कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। तो अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी सोचना होगा कि अगर ये सिंसियर नहीं है तो इनका गंद हम क्यों उठाएं। ये जो फ्रैंकनस्टाइन बना हुआ है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस टाइम, और ये जो रियासत के खिलाफ पूरा फितना बना हुआ है, तो ये इन्हीं का ही गंद है ना। अब इन्हीं का गंद साफ करते करते वो खुद क्यों गंदे हों, ये चीज़ें भी अब इनको देखनी चाहिए। इसी वजह से तहम्मुल, बुर्दबारी, सोच और हिकमत अमली, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को मिल बैठ कर इस हवाले से फैसले करने होंगे, तब जाके जो है कोई चीज़ कारगर हो सकती है। वरना पॉपुलिस्ट अप्रोच का जो तरीके इंसाफ का बयानिया है, ये चीज़ें ये जीतती रहेंगी और जजेस भी जो है वो आइन से नाराफ़ करके पॉपुलिस्ट अप्रोच के मुताबिक फ़ैसले देते रहेंगे। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। लेकिन अब तक की खबर ये है कि तरीके पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक नहीं मान रही या अभी वो इस हक़ में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अवामी और जमहूरी पार्टी कहती है। तो बहरहाल ये चीज़ें अभी कन्फ्यूजन है, लेकिन ये आने वाले 2-3 माह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काजी फैज़ ईसा भी 26 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और काजी फैज़ ईसा के रिटायर होने के बाद हो सकता है कोई बड़ा इकदाम भी हो जाए, कोई एमरजेंसी टाइप भी लग जाए। तो बहरहाल ये अभी से मैं आपको खबर तो दे रहा हूँ, देखते हैं सूरत हाल कैसे डेवलप होती है। एट द एंड ये है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।